अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करें 2023 जो नया सिलेबस आया या कुछ बच्चों का अभी मैक्सिमम जो सिलेबस है वो पुराना ही है। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे आज इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो लेक्चर नंबर 1 है ज्यूरिस्प्रूडेंस। व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिर साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिर डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस और इसके साथ ही साथ रिलेशन विद अदर साइंसेस। तमाम जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर एक ही है, तो इसी वीडियो में हम इसे ही देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास वर्ड आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि एक लैटिन टर्म है। ये आहज कहां से हुई? ये दो टर्म्स से, ज्यूरिस और प्रूडेंशिया। ज्यूरिस का मतलब है लॉ और प्रूडेंशिया जो है इसका मतलब है नॉलेज। मतलब क्या है इस होल का? नॉलेज ऑफ लॉ, जो कानून है उसका नॉलेज, उसे हम कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो नॉलेज है या फिर स्टडी है रूल्स का, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स या वैल्यूज जो लॉ को सपोर्ट करती हैं, उन तमाम चीजों का जो नॉलेज है उसे हम कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। यहां पर मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर एक प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है जज मेड लॉज। जो जज मेड लॉज होते हैं उन्हें हम प्रेसिडेंट कहते हैं। तो जो एक प्रेसिडेंट होता है, अब जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो ये नहीं कहता कि प्रेसिडेंट क्या है, बल्कि वो ये कहता है कि ये जो प्रेसिडेंट है ये क्यों लिखा गया, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। ये जो क्वेश्चंस अराइज करता है कि इसे क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ये जो सारा नॉलेज है, ये सारा कुछ, इसे क्यों लिखा गया, इसकी नेचर क्या है, ये इसकी जरूरत क्यों आई, ये सब कुछ ज्यूरिस्प्रूडेंस में मौजूद है। ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये बड़ा ही वास्ट, बड़ा ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें लीगल थ्योरी, लॉ के रिलेटेड सब्जेक्ट्स और ये जो तमाम सोशल साइंसेज हैं ये सब कुछ इसी में आता है। ये तो था हमारे पास ज्यूरिस्प्रूडेंस, लेकिन अगर इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखें तो ये क्या होता है? ये भी फिलोसफी होती है, लेकिन इंग्लिश लीगल फिलोसफी होती है। इसमें क्या होता है कि जो स्कॉलर्स होते हैं वो मुख्तलिफ तरह से लॉज को देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर थोड़ा बहुत लॉ कमजोर है, कहाँ कहाँ पर और ज्यादा इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इनहेंस किया जा सकता है। तो उन सब पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं और एक नया कानून और उसे एक नया रास्ता देते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसके मीनिंग का। इसके मीनिंग की बात करें तो सेम यही आपने इसमें लिख देना है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस लैटिन टर्म ज्यूरिस और प्रूडेंशिया से निकला है। ज्यूरिस का मतलब लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है? नॉलेज ऑफ लॉ। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी डेफिनेशन का। इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास दो ज्यूरिस्ट, बड़े अहम ज्यूरिस्ट आते हैं। सबसे पहले साल्मन। साल्मन क्या कहता है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है इज द साइंस ऑफ लॉ, मतलब लॉ की साइंस है, उसके पीछे का सारा जो वजूहात हैं, जो उनके पीछे का कारण है, उन सबको समझना साल्मन कहता है, इसे ही हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। यहां पर एक दूसरा ज्यूरिस्ट आता है जो कि है ऑस्टिन। वो क्या कहता है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। फिलोसफी सबसे पहले क्या होती है? फिलोसफी होती है जो हम फंडामेंटल नेचर भी कह सकते हैं, फंडामेंटल नॉलेज भी कह सकते हैं। फंडामेंटल नॉलेज ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉज कौन से होते हैं? जो मैन मेड लॉज होते हैं, जैसे कि लॉ मेकर्स जो लेजिस्लेचर में बैठे होते हैं वो कानून बनाते हैं, या फिर जो जजेस होते हैं। तो जो भी इंसान कानून बनाता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव लॉ। तो ये ऑस्टिन क्या कहता है कि जो फिलोसफी है, मतलब उसका नॉलेज है और उसे बेहतर करने का तरीका है पॉजिटिव लॉज का, जो इंसानों ने कानून बनाए हैं, उसे हम कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है रिलेशन विद अदर साइंसेस। दूसरी साइंसेस के साथ इसका कैसा रिलेशन है, जिसमें नंबर 1 पे वो बात करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होती है? सोशियोलॉजी के साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस का किस तरह का रिलेशन है? सबसे पहले सोशियोलॉजी होती है जो सोशल बिहेवियर होता है, या जो हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है, इसमें जो भी हम चीजें देखते हैं, जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो सब कुछ जो आता है वो सोशल में आता है, सोशल बिहेवियर में आता है, इंसान किस तरह से बिहेव करता है। तो इसका ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ किस तरह का लिंक है? बड़ा ही गहरा लिंक है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है ए, उसने कमिट कर ली थेफ्ट, उसने चोरी कमिट कर ली, तो यहाँ पर पीपीसी क्या कहता है? 378 सेक्शन लगेगा और 10 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी।
ये तो था एक जनरल रूल। लेकिन जब ये कोर्ट में केस जाएगा तो जो जजेस होंगे वो सोशल बिहेवियर भी नोट करेंगे। वो सबसे पहले देखेंगे इस बंदे का स्टेटस कैसा था, ये गरीब था, इसे जरूरत थी उस चीज की, या फिर जो भी इंटेंशन इसकी कैसी थी, ये सब कुछ जब देखेंगे उसके मुताबिक सजा देंगे। तो यहाँ पर इसका बहुत ही गहरा लिंक है ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी। जैसे कि सोशियोलॉजी में देखा था सोशल बिहेवियर, इसी तरह साइकोलॉजी भी इंटरलिंक्ड है, बहुत ही गहरा लिंक है। और ये किस तरह से है, ये मेंटल हेल्थ जो है, इंसान सोचता किस तरह से है और उसकी उस टाइम पर मेंटल जो दिमाग की कंडीशन थी वो कैसी थी, ये बड़ा ही इंटरलिंक्ड है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जैसे हमने पहले लिया था ए, उसने कोई फिर से चोरी कर ली, तो यहाँ पर क्या है 378 और 10 साल की पनिशमेंट। लेकिन यहाँ पर जो साइकोलॉजी है वो ये कहेगी कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी थी, क्या उसे नशा तो नहीं दिया गया था, क्या उसे अनकॉन्शियस तो नहीं किया गया था, क्या उसे मजबूर तो नहीं किया गया था, क्या वो मेंटली स्ट्रेस तो नहीं था। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन मौजूद होती है तो फिर 10 साल की जगह पे उसे थोड़ी कम पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह से जब केस सुना जाता है तो उसमें साइकोलॉजी भी ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ बड़ा ही इंटरलिंक्ड है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं, मोरल वैल्यूज जो होती हैं, सही गलत में जो पहचान होती है उसे हम कहते हैं एथिक्स। और इसका जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ रिलेशन है वो बड़ा ही गहरा रिलेशन है। अब किस तरह से, मिसाल के तौर पर किसी बंदे को जेल हो जाती है तो उसमें अगर उसके साथ जानवरों जैसा सलूक होता है, फेयरनेस नहीं होती, इक्वालिटी नहीं होती, तो फिर जो कानून होगा वो दुरुस्त नहीं होगा। ये बोला जाता है कि जो कानून गुड नहीं हो सकता, अच्छा बर्ताव नहीं कर सकता, जो इम्प्रिजनमेंट में आए हैं, जो कैदी हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा सकता, तो फिर वो एक अच्छा कानून नहीं, जो प्रिंसिपल्स के मुताबिक उनके साथ बिहेवियर नहीं कर सकता। तो इस वजह से निग्लिजेंस लॉज भी मौजूद हैं, जो कि क्या कहते हैं कि अगर कोई शख्स जेल में मौजूद है या फिर कोई बाहर भी है तो उसके साथ एक अच्छा बर्ताव किया जाए, उसके साथ वो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो राइट्स बनाए गए हैं, वो उससे प्रोवाइड किए जाए। तो इस तरह से बड़ा ही एथिक्स का गहरा लिंक है ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो लिंक है वो बड़ा ही गहरा है, जैसे कि बाकी सारी साइंसेस के साथ है, इसी तरह इकोनॉमिक्स के साथ भी। मिसाल के तौर पर जब हमने कुछ ट्रांसफर करना होता है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होती है, तो वहां पर इकोनॉमिक्स को जहन में रखना पड़ता है कि क्या वैल्यू है, क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, वो सब कुछ। जो प्रोडक्ट हमने सेल करनी होती है या परचेज करनी होती है, उसका भी ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसमें ये चीजें जो है वो बड़ी मैटर करती हैं। इसके साथ ही साथ जो एसेट्स होते हैं, जिसमें लैंड्स हो गई या बिल्डिंग्स हो गई, ये सब कुछ जो है ये बड़ा ही गहरा लिंक है ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ। और उसके बाद हमारे पास आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री। और हिस्ट्री के साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस का बहुत ही ज्यादा गहरा लिंक है। जैसे कि एक हिस्ट्री में एक सिस्टम यूज होता था, फ्यूडल सिस्टम। 9th एंड 15th सेंचुरी में ये जो सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम ये यूज होता था। इसमें क्या होता था कि जो किंग होता था, 9th और 15th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, और यूरोप में ये सिस्टम मौजूद होता था। वहां पर जो किंग होता था वो पावर जो थी डेलीगेट कर देता, तकसीम कर देता था जो लोकल लॉर्ड्स होते थे। मतलब लोकल लॉर्ड्स को आप कह सकते हैं कि वहां पर जो मौजूद अथॉरिटीज होती थी, जो हाई रैंक के बंदे होते थे, उनको पावर डेलीगेट करता था कि आप जस्टिस प्रोवाइड करें अपनी अपनी टेरिटरी में। तो वहां से जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो चला, उसके बाद फिर आगे बढ़ा, फिर इक्विटी आई, मतलब बराबरी थोड़ी बहुत आई, फिर इसके साथ ही साथ ग्रेजुअली ये बढ़ता गया और आज हमारे पास जो सिस्टम मौजूद है, तो ये सारा कुछ हिस्ट्री से निकला है। तो अगर इससे भी पीछे चले जाएं, रोमन्स तक चले जाएं, तो ये सारा कुछ हिस्ट्री से निकला है। इस वजह से हिस्ट्री के साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो लिंक है वो बड़ा ही गहरा है। और लास्ट पे हमारे पास आता है पॉइंट ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिक्स। ये दोनों जो हैं ये तकरीबन सेम फील्ड है। दोनों बात करते हैं पावर के बारे में, दोनों बात करते हैं अथॉरिटी के बारे में, दोनों बात करते हैं गवर्नेंस के बारे में। ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब है, यहाँ से क्या निकलता है, जजेस निकलते हैं। और जो पॉलिटिक्स है, यहाँ से कौन निकलता है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट निकलते हैं। और इनका गहरा लिंक इस तरह से भी है कि जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, वो आर्टिकल 175A के तहत जजेस को अपॉइंट करता है, तो उसके पास पावर है। तो इस तरह से ये लिंक्ड हो गई। या दूसरे कंट्रीज में कुछ प्राइम मिनिस्टर्स भी जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं। तो ये बड़ा ही गहरा लिंक है इसका ज्यूरिस्प्रूडेंस का पॉलिटिक्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आगे से कोशिश करूंगा कि 7 से 8 मिनट मैक्सिमम जो वीडियो है वो इतनी जाए, इससे ज्यादा आगे ना जाए।